हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर वैज्ञानिक प्रबंध। तो वैज्ञानिक प्रबंधन यह जानने की कला होती है कि आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं और फिर ये देखना है कि वे इसे सर्वोत्तम एवं मित्रता पूर्ण ढंग से करते हैं या नहीं। तो इसमें क्या होगा, आप जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है या पीपल, उनको पहले आपको ये देखना होगा कि आप उनसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं, आपका मोटिव क्या है, क्या उनको काम आप देना चाहते हैं। और फिर आपको ये देखना है कि वे किस तरीके से सर्वोत्तम एवं मित्रता पूर्वक कम से कम रिसोर्सेस के साथ और फुल एफिशिएंसी के साथ उस काम को करते हैं। तो ये वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य के नियोजन, निष्पादन एवं नियंत्रण की पद्धति है जो रूढ़िवादी, परंपरागत एवं अनुमानित धारणाओं के स्थान पर तथ्यों, प्रयोगों एवं विश्लेषण के आधार पर सिद्धांतों को स्वीकारती करती है। तो इसमें जो कन्वेंशनल मेथड्स हुआ करते थे वो नहीं, लेकिन जो अभी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उनको यूज में लाके इस पे काम करती हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत दो शब्द आते हैं, वैज्ञानिक एवं प्रबंध। तो वैज्ञानिक का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रबंधन का अर्थ है सुव्यवस्थित संचालन। तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान के आधार पर किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना। समझ गए? वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत दो शब्द यूज हो रहे हैं, वैज्ञानिक और प्रबंध। तो क्या उसका अर्थ हुआ? विशिष्ट ज्ञान के आधार पर किसी कार्य को जब सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है तो उसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। अब विभिन्न विद्वानों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध की जो परिभाषा है वो कुछ अलग अलग है। सबसे पहले जोन्स के द्वारा क्या कहा गया है? वैज्ञानिक प्रबंध उत्पादन के नियंत्रण एवं विधियों में एक नवीन अनुशासन प्राप्त करने के लिए नियमों का एक समूह होता है। तो जोन्स ने क्या कहा? जोन्स ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट जो प्रोडक्शन के जो नियंत्रण है और जो भी उसकी प्रोसेस है, विधियों में एक नवीन अनुशासन, नया डिसिप्लिन प्राप्त करने के लिए जो भी हम नियम लगाते हैं उसके समूह को जो कहते हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। अब पीएफ ड्रकर ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध का कार्य दायित्वों का संगठित अध्ययन, कार्य का सरलतम विभागों में विश्लेषण और प्रत्येक भाग का श्रमिक द्वारा निष्पादन करने हेतु व्यवस्थित सुधार करना है। ये कहते हैं कि जो भी कार्य दायित्व है उसका संगठित अध्ययन है, कार्य को सरल से सरल भागों में बांटना और प्रत्येक भाग जो है, जो भी हमने बांटा, उसका जो भी कर्मचारी है उसके द्वारा निष्पादन करने के लिए हेतु जो भी व्यवस्थित सुधार है उसको करना। तो ये कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट होती है। अब प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार क्या है? यह वैज्ञानिक प्रबंध मुख्य रूप से बड़े व्यवसाय की कर्मचारी व्यवस्था की एक विधि है। जब बड़े बिजनेस या बड़े व्यवसाय होते हैं उसमें कर्मचारी व्यवस्था की एक प्रोसेस विधि को कहते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है? अपने अधिकांश कर्मचारियों के दायित्व की सीमा को घटाकर उनकी कार्य कुशलता बढ़ाना, अपने जो भी कर्मचारी हैं उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाना तथा साधारण शारीरिक क्रियाओं के संबंध में दिए गए आदेश पर विवेकपूर्ण अध्ययन करना। तो ये कहा गया प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। अब एचएल पर्सन की परिभाषा भी उल्लेखनीय है। वैज्ञानिक प्रबंध के आशय ऐसे संगठन तथा प्रणालियों से हैं जो उद्देश्य युक्त सामूहिक प्रयासों से पूर्ण हैं तथा जिनका निर्माण वैज्ञानिक अनुसंधान और विश्लेषण के आधार पर हुआ हो, न कि मनमाने तौर पर अथवा परंपरागत त्रुटि सुधार प्रणाली के आधार पर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है कि प्रबंध सही रूप में यह जानने की कला होती है कि क्या कार्य किया जाना चाहिए और उसके करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है, वैज्ञानिक प्रबंध यह पक्के रूप में मानकर चलता है कि दोनों श्रमिक और जो मालिक हैं दोनों के वास्तविक हित एवं समान है, उनके जो हित हैं वो समान है, क्योंकि मालिकों की संपन्नता लंबे समय तक बिना श्रमिकों की संपन्नता के चल नहीं सकती। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसलिए संभव है कि श्रमिक को जो वो चाहता है ऊंची मजदूरी दी जानी चाहिए, तो मालिक को जो वह चाहता है निम्न श्रम लागत दी जानी चाहिए। तो दोनों के
अलग अलग थॉट्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। फिर वैज्ञानिक प्रबंध से और आप क्या समझते हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं और सर्वोत्तम एवं मित्रता ढंग से वे किस तरीके से उसको करेंगे। अब टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है? टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन इस तरीके से कहता है कि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के आधार उत्पादन कार्य में प्रयास व धन के अपव्यय को रोककर बचत करना बतलाया है। उसके अनुसार जब अपव्यय दूर हो जाएंगे तो उत्पादन लागत गिरेगी, परिणामतः उपक्रम के जो लाभ हैं उनमें वृद्धि होगी। तो इस तरीके से यदि इस बढ़े हुए लाभ को मालिक एवं श्रमिक दोनों एक तर्क संगत आधार पर विभाजित कर दिया जाए तो एक और मालिक के लिए श्रम लागत कम आएगी और दूसरी ओर श्रमिकों को अच्छा पारिश्रमिक मिल जाएगा। तो ऐसे में ऐसा तब संभव होगा जब कोई कारखाना अच्छी कुशलता तथा उत्पादकता से कार्य कर रहा हो। तो टेलर के कुछ सिद्धांत थे। पहला क्या था? प्रबंधन को विज्ञान का रूप प्रदान करना। तो जो मैनेजमेंट है उसको साइंस का रूप दे दो। टेलर ने कहा कि प्रबंधन के क्षेत्र में विज्ञान की भांति विभिन्न प्रयोग किए गए, जैसे कच्चे लोहे को हटाने का, फावड़े का, धातु कटाई तथा उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले और उनको लागू किया। फिर आया प्रबंधन के सिद्धांत। तो टेलर ने प्रबंधन के परंपरागत सिद्धांतों के स्थान पर प्रबंधन के निम्न वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। प्रयोग का सिद्धांत, कार्यानुमान का सिद्धांत, कार्य नियोजन का सिद्धांत, प्रमापीकरण का सिद्धांत, प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत, क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत, मानसिक क्रांति का सिद्धांत। फिर आई मानसिक क्रांति। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की सफलता के लिए मानसिक क्रांति पर बल दिया और उनके अनुसार कुशल प्रबंधन के लिए प्रबंधकों एवं श्रमिकों दोनों में मानसिक परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। फिर था प्रबंधकों का कार्य, क्रियात्मक संगठन पद्धति लाए हुए वैज्ञानिक प्रबंधन का दर्शन दिया। प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति आई। प्रयुक्त सामग्री का वैज्ञानिक विधि से चयन किया गया। वैज्ञानिक तकनीकियों का विकास किया गया। तो इस तरीके से काफी सारे जो भी टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट था, ये सब उसके कंपोनेंट्स थे। तो इसके अनुसार जो वैज्ञानिक तकनीकी जो विकास था, इसके अनुसार किसी भी कार्य के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए सर्वोत्तम विधि का निर्धारण किया जाना आवश्यक होता है और इसके लिए प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए, जैसे कि समय अध्ययन किया जाना चाहिए, टाइम का, फिर गति का, क्या स्पीड है, क्रियाओं के प्रमापीकरण किया जाना चाहिए, नियोजन विभाग की स्थापना की जानी चाहिए, समय बचत यंत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए, समय बचत विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए, मार्ग निर्धारण पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए और फाइनली आधुनिक लागत पद्धतियों का उपयोग हमें करना चाहिए। तो वैज्ञानिक प्रबंधन की कुछ विशेषताएं हैं। एक ही कार्य को विभिन्न भागों में विभाजित करके विभिन्न श्रमिक समूहों को सौंपा जाता है और इसके उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, यथा मितव्ययता बनी रहती है। वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक कार्य का प्रमाप निश्चित होने के कारण कार्य बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से किया जाता है। व्यक्तिगत हित के स्थान पर सर्वोपरि हित का सर्वोपरि माना जाता है, सर्वोपरि हित को सर्वोपरि माना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध में जो पूंजी व श्रम में संघर्ष के स्थान पर सहयोग की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। फिर है संस्थान में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, विभिन्न विभागों के विभिन्न जो भी कार्य है उसको विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है और उन्हीं जो भी कार्य को जो बांटा गया है, इससे उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर होता है और इससे मितव्ययता भी बनी रहती है। वैज्ञानिक प्रबंध में जो भी हर काम जो होता है उसका प्रमाप जो है निश्चित होने के कारण इसका कार्य जो भी होता है बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से होता है। व्यक्तिगत हित में भी स्थान पर सर्वोपरि हित को सर्वोपरि ही माना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध में पूंजी एवं जो श्रम है उसमें संघर्ष के स्थान पर सहयोग की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है और
फाइनली संस्थान में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के अधिकार व उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक होती है। उत्पादकों को लाभ, एक एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस टू प्रोडक्ट्स। प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक पद्धति से होने के कारण उत्पादन अधिक होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट से अगर काम हो रहा है तो उससे हमारा जो उत्पादन है वो प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा और इसमें वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति निश्चित समय पर होगी, टाइमली हम उसको बेच पाएंगे। प्रमापीकरण के कारण वस्तु की अच्छी किस्म प्राप्ति होगी। प्रेरणात्मक मजदूरी एवं मानसिक क्रांति के कारण प्रबंधन एवं श्रम के मध्य विवादों की समाप्ति हो जाएगी। श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, प्रमापीकरण, मशीनीकरण, स्वचालन एवं आधुनिकता के परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत में कमी आएगी। तो इससे हम श्रम विभाजन, अगर हम इसमें श्रम विभाजन का यूज ले रहे हैं, विशिष्टीकरण का इसमें यूज हो रहा है, प्रमापीकरण, मशीनीकरण, स्वचालन एवं आधुनिकता इसमें काम कर रही है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? उत्पादन लागत में कमी आएगी। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से होने वाले लाभ हमें प्राप्त होंगे। इसमें हमने सारे कार्यों को बांट दिया है और जो भी कुशल व्यक्ति है वो अपने अपने काम को कुशलता पूर्वक कर रहा है। तो इसकी वजह से हमारा जो भी लक्ष्य है, हमारा जो भी मोटिव है वो टाइमली खत्म होगा और जो भी हमारा जो वैज्ञानिक पद्धति से जो भी हमारे सारे काम हो रहे हैं तो इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा होगा और इसमें क्वालिटी हमें मिलेगी। तो श्रमिकों को लाभ इससे मिलता है। एडवांटेजेस टू वर्कर्स। तो वैज्ञानिक प्रबंध में जो श्रमिक होते हैं उसकी योग्यता व अनुभव के आधार पर ही कार्य वैज्ञानिक आवंटन किया जाता है। इससे श्रमिक कार्य में रुचि लेते हैं और उन्हें संतुष्टि मिलती है। श्रमिकों को कार्य अनुसार पर्याप्त मजदूरी भी मिलती है, तो इस वजह से वो मोटिवेटेड रहते हैं। साथ ही कार्यकुशल श्रमिकों को प्रेरणात्मक मजदूरी भी दी जाती है। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए उनको प्रेरणात्मक मजदूरी भी दी जाती है। इससे श्रमिकों को स्फूर्ति से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। श्रमिकों को रोजगार स्थायी रूप से मिलता है। यदि रोजगार में किसी प्रकार का परिवर्तन किया भी जाता है तो वैकल्पिक रोजगार की भी व्यवस्था की जाती है। श्रमिकों का चयन वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर किया जाता है। साथ ही प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन द्वारा उनके व्यक्तिगत विकास भी किए जाते हैं। टाइमली ट्रेनिंग और लर्निंग डिपार्टमेंट उनको ट्रेनिंग्स देता है जिससे उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है। टेक्निकल और बिहेवियरल दोनों ट्रेनिंग्स प्रदान की जाती है। फिर समाज व राष्ट्र को लाभ। एडवांटेजेस टू सोसाइटी एंड द नेशन। प्रबंध व श्रम के मध्य विवादों की समाप्ति के औद्योगिक शांति का वातावरण बनता है तथा आर्थिक विकास में तीव्रता आती है। कम लागत पर अधिकतम उत्पादन होता है। इससे न केवल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है वरन राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। उत्पादन लागत कम होने से उत्तम किस्म की वस्तुएं सस्ती दरों पर प्राप्त की जा सकती हैं। इससे देशवासियों का जीवन स्तर उन्नत होता है। जब प्रोडक्शन में ही कम पैसा लग रहा है तो बिकने में भी ज्यादा पैसा नहीं लगेगा और आप और हम जो नॉर्मल आदमी होता है वो उसको खरीदने में भी उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और इसकी वजह से हमारा जीवन स्तर उन्नत होगा।